कैटेगरी होती है वो मैं बिजनेस टाइप में सेलेक्ट करती हूँ। अगर मेरा सर्विसेज का काम है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करते हो? अच्छा, अगर मान लो मेरा कोई भी इसमें से ट्रेड नहीं है, जैसे क्लास एंड टेस्ट की बात करें, मैंने बताया ये मेरा एक इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर देखो कोई एजुकेशन या इंस्टीट्यूट का ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? बिलिंग जनरल में। हाँ, बिलिंग जनरल। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास होता है, यानी कि अगर आपका जो यहाँ पर ट्रेड्स अवेलेबल हैं, जो टाइप अवेलेबल है, उसमें से आपका अगर ट्रेड नहीं है, तो उसके लिए आप बिलिंग जनरल जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इन सब में क्या होगा, इन सब में इस ट्रेड के अकॉर्डिंग फीचर्स आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आप, अगर आपने, जैसे कि अभी मैंने बताया, मोबाइल सेलेक्ट किया तो आपसे सीरियल नंबर पूछेगा, फार्मा सेलेक्ट किया तो आपसे बैच नंबर पूछेगा, और अगर बिलिंग जनरल किया तो फिर उससे क्या करेगा, आपको कोई स्पेशल चीज नहीं पूछेगा, सिर्फ एमआरपी पूछेगा। क्लियर है ये चीज? यस मैम। ओके, सभी को समझ आ रहा है जितने भी लोग कनेक्टेड हैं? यस देखिए, मैम। ये यही चीजें समझने वाली हैं, क्योंकि ये कंपनी नेम, एड्रेस, ये तो बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, इनको तो आपको सिर्फ नॉर्मल एज अ फीड करना है। आपको बिजनेस टाइप समझना होगा कि जैसे मान लो आपकी दो फर्म है, कई कई लोग क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, उनका रिटेल का भी काम है और होलसेल का भी काम है। ठीक है, जैसे मैंने बताया मेरा, अगर हम लोग फार्मा का काम ले लेते हैं, मैंने बताया मेरा रिटेल का भी है, होलसेल का भी है। तो मैं क्या करूंगी, रिटेल के लिए एक रिटेल वाली कंपनी बना दूंगी एंड होलसेल के लिए होलसेल वाली कंपनी बना दूंगी, और दोनों का अलग तरीके से उसमें इन्वेंट्री और अकाउंटिंग मेंटेन कर लूंगी। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक में हो जाए? हाँ, दोनों एक में भी आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको क्या होता है, सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी फीचर इनेबल या डिसेबल करना है तो आप कंट्रोल रूम में जाते हो। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग किसी भी चीज की बात करें, लाइक मोबाइल की ही बात करें, अगर आपको कोई भी फीचर एक्टिवेट करना होता है या कोई अलग से चीज चाहिए होती है तो आप सेटिंग्स में जाते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको सॉफ्टवेयर में कहीं पर जाना होता है मार्ग में, तो आप कंट्रोल रूम में जाते हो, सारी चीजें इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। वो मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पर होता है कंट्रोल रूम। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि ये मेरा जनरल सेटअप है, तो मैंने यहाँ पर बिलिंग जनरल सेलेक्ट किया। अब इसके बाद एक डेट टाइप का ऑप्शन दिया हुआ है। डेट टाइप का मतलब क्या होता है कि कौन सा कैलेंडर आप फॉलो करते हो। जनरली इंग्लिश कैलेंडर ही होता है, ये दोनों आपके कंट्रीज में होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, विक्रम संवत आपका नेपाल में होता है एंड अफगान कैलेंडर अफगानिस्तान में होता है। आपको सिर्फ इंग्लिश ही रखना है। तो ये तो जस्ट आपका, अगर अदर कंट्री में जो हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो अदर, लाइक इन दोनों कंट्रीज में भी यूज होते हैं, तो इसलिए दिया हुआ है, अदरवाइज इंग्लिश ही रहता है। ठीक है, अच्छा, बिजनेस वर्किंग टाइप टाइप। रिपीट करना। हाँ, बिजनेस टाइप वापस से मैं बता देती हूँ। बिजनेस टाइप का क्या मतलब होता है कि आपका बिजनेस किस चीज का है। देखो, होता क्या है कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले उसमें आप ये चीज भी डिसाइड करते हो कि बिजनेस किस चीज का करना है। क्या गारमेंट्स का काम करना है, क्या फार्मा का काम करना है, क्या मोबाइल का वर्क करना है, क्या आइटम ट्रेडिंग का काम करना है आपको, होलसेलर हैं आप या रिटेलर हैं, सुपरमार्केट का, मतलब कोई ना कोई आपका ट्रेड जरूर रहता है। अगर इवन आप सर्विस सेक्टर में भी होते हो तो कौन सी सर्विस, क्या ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहे हो, कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हो, तो मतलब आपका बिजनेस किस चीज का है, आप जो बिजनेस कर रहे हो वो क्या, आपका ट्रेड है किस टाइप का है। तो वो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब देखो, बहुत सारे एन नंबर ऑफ बिजनेस होते हैं, मर्ज तो का यहाँ पर प्रोसेस सिर्फ थोड़ा सा मैम बताइए तो। किस चीज का, जैसे बिजनेस ट्रेड का जो मतलब कि हम बिलिंग जनरल कर सकते हैं या फिर गारमेंट का भी कर सकते, दोनों का जो बिलिंग हम मर्ज करेंगे तो उसका प्रोसेस क्या होगा? वो हम लोग देखेंगे। पहले एक बार बेसिक ये चीजें कर लें, फिर वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ओके मैम। डेट टाइप में वन इंग्लिश लिखा हुआ है। किसमें? डेट टाइप में उसमें डेट हाँ, रहेगा क्या? नहीं नहीं, ये कैलेंडर है कि कौन सा कैलेंडर आप फॉलो करते हो। पहले एक बार हम लोग बिजनेस टाइप पे आते हैं। देखो, कौन सा आपका बिजनेस है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। अगर यहाँ पे वैसे एन नंबर ऑफ बिजनेस होते हैं ऑल ओवर, लाइक अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड दिए हुए हैं। तो अगर आपका इनमें से कोई ट्रेड नहीं है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बिलिंग जनरल जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन। जैसे मैंने बताया मेरा ट्रांसपोर्टेशन का काम है, देखो ट्रांसपोर्टेशन है नहीं। ठीक है, मैंने बताया मेरा एजुकेशन का वर्क है, ठीक है, सर्विसेज सेक्टर है, तो यहाँ पर वो चीज है नहीं। तो जो ट्रेड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है उसके लिए आप बिलिंग जनरल सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज जो आपका बिजनेस है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ ये? जैस्मिन, जो डाउट पूछा था आपने मुझसे।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, डेट टाइप पूछ रहे थे। डेट टाइप का मतलब होता है कौन सा कैलेंडर आप फॉलो करते हो। ठीक है, ये आपको यहाँ पे डेट नहीं टाइप करना है, इसका मतलब होता है किस कैलेंडर को आप फॉलो कर रहे हो। इंग्लिश कैलेंडर जनरली जो होता है आपका, जो जनवरी से स्टार्ट होता है दिसंबर में खत्म होता है, वो आपका इंग्लिश कैलेंडर होता है। ठीक है, विक्रम संवत के हिसाब से अगर हम देखें तो जो डेट्स होती हैं वो अलग तरीके से चलती हैं। जैसे आप अभी देखो क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे विक्रम संवत कर दोगे, ये देखो 2077 एंड 78, तो वो कैलेंडर जो होता है ना अलग अलग। अब जैसे अफगान कैलेंडर कर दोगे तो इसका आपको यहाँ पर मैंडेटरी मेंशन करना होता है, मतलब आपको मैन्युअली मेंशन करना होता है। तो जनरली जो आपका कैलेंडर चलता है वो इंग्लिश ही कैलेंडर चलता है। जो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, एंड कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से शुरू होता है। वो सब आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप अपना वर्किंग स्टाइल बताते हो। वर्किंग स्टाइल का क्या मतलब होता है, जैसे कि मान लो मैंने बताया कि मेरा वर्क है फार्मा का। ठीक है, तो अब फार्मा में आपको इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करना है, ये इसके लिए ऑप्शन है। ठीक है, मतलब अगर कभी भी आपका इन्वेंट्री का ट्रेड होता है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिया है कि आप क्या बैच नंबर, एमआरपी, साइज, सीरियल नंबर, ये चीजें मेंटेन करना चाहते हो या नहीं चाहते। अगर आप अपनी कंपनी के अंदर ये सारी चीजें मेंटेन करना चाहते हो तो आप अपना वर्किंग स्टाइल रखते हो सेकेंडरी। अगर आप मेंटेन नहीं करना चाहते तो आप रखते हो नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी। अब आप मुझे कोई भी ऐसा आइटम का नेम बताओ जिसका एमआरपी डिफाइन नहीं होता। कोई भी ऐसा आइटम है, कोई भी आप आइटम लेने जाते हो तो उन सब का अगर बैच नहीं है, क्योंकि बैच तो सिर्फ फार्मा में चलेगा या फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें चलता है। एमआर एमआरपी जो होता है वो हर ट्रेड में चलता है। ठीक है, साइज जनरली गारमेंट्स और फुटवेयर यहाँ पर चलता है। सीरियल नंबर आपका जो होता है वो मोबाइल ट्रेड में चलता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा भी जो भी ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल है तो वहां पर आपका एमआरपी चलता है। सुपरमार्केट है, एमआरपी चलता है। कोई जनरल आपका है, एफएमसीजी ट्रेड है, जनरल स्टोर है, वहां पर आपका एमआरपी चलता है। तो जितने भी आइटम्स होते हैं ना, जनरली वहां पर क्या आपका एमआरपी वाइज बिलिंग होती है। तो आपसे सॉफ्टवेयर यही पूछता है कि क्या इस कंपनी के अंदर आप एमआरपी मेंटेन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो अगर आप करना चाहते हो तो सेकेंडरी रखोगे, मतलब एमआरपी, बैच, साइज, सीरियल, इनमें से कुछ भी मेंटेन करना चाहते हो तो वर्किंग स्टाइल सेकेंडरी होगा, नहीं तो नॉर्मल होगा। अब नॉर्मल किस केस में होगा, जैसे मैंने बताया ये मेरा क्लास एंड टेस्ट किस चीज का वर्क है मेरा, मैं लेट्स सपोज इंस्टीट्यूट रन कर रही हूँ या मैं ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या मुझे एमआरपी मेंटेन करने की जरूरत है। मैम हाँ जैसे जी, कि पूछिए। करें कि सीमेंट वगैरह जो इंडस्ट्री का जो होता है मैम, तो उसमें उसका हाँ, जो रख रहे हैं चीज को। एग्जैक्टली ठीक है, वहां वहां पर भी मैं आ ही रही थी। ठीक है, वहां पर भी आपका क्या होता है, नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी चलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई एमआरपी डिफाइन नहीं है, वहां पर आपका करंट पे बिलिंग चलती है। ओके मैम। ठीक है, मतलब जहां पर 2-3 जगहों पर आपका नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी यूज हो सकता है। एक तो जैसे मैंने आपको सर्विस सेक्टर का एग्जांपल बताया, वहां पर कोई भी ऐसी सर्विस एमआरपी वाइज डिफाइन नहीं होती। ठीक है, दूसरा होता है आपका जो आपने एग्जांपल दिया, ठीक है, सीमेंट वगैरह। तीसरा क्या होता है, जैसे पेट्रोल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल पंप पर भी क्या होता है, वहां पर भी आपका एमआरपी डिफाइन नहीं होता कि हाँ इतने रुपीज लीटर पेट्रोल, मतलब उसका कोई एग्जैक्ट एमआरपी डिफाइन नहीं है कि हाँ अगर 80 रुपीज लीटर पेट्रोल है, ठीक है, ये 70 रुपीज लीटर पेट्रोल है, और ये आपका लेट्स सपोज 100 रुपीज लीटर। मतलब ऐसे आप कभी भी आप अपने आइटम को डिफाइन नहीं कर सकते। वहां पर जो भी करंट रेट होगा वो चलेगा। अगर आज जो है उसका रेट 100 है तो फिर चाहे पुराना आपने कितना भी परचेज किया होगा, सबको आपको 100 पर ही सेल करना पड़ेगा। तो वहां पर आपका वर्किंग स्टाइल क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। अगर आप अपने आइटम्स को अलग अलग मेंटेन कर सकते हो कि अच्छा ये 5 वाला, ये 10 वाला, ये 15, ये 20, ये आपका 500, ये 550 वाला, तो वो वहां पर आपका क्या होता है, सेकेंडरी वर्किंग स्टाइल आता है। मैम कहने का मतलब है कि जो करंट रेट है उसको हम नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी रख सकते हैं। हाँ, ठीक है, मतलब आप करंट का सिंपल मतलब होता है कि पुराना चाहे कितने में खरीदा हो। मतलब अगर आपने मान लो एक लाइक पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैंने खरीदा था जब उसको मैंने जब परचेज किया था, मेरा ट्रेड है, जब मैंने परचेज किया था तब वो था 60 रुपीज लीटर। आज ठीक है, आज 100 रुपीज है। तो मुझे उसको चाहे मैंने 60 में खरीदा हो चाहे मैंने 80 में खरीदा हो, उसको मुझे 100 में ही सेल करना है।
या फिर अगर रेट कम हो गए तो मुझे उसी रेट में सेल करना है जो चल रहा होगा, तो वहां पर एमआरपी तो डिफाइन नहीं है, ठीक है, ना ही साइज वाइज डिफाइन है। लेकिन अगर दूसरे नॉर्मल ट्रेड की बात करें, जैसे मान लो मैंने स्मॉल साइज था वो खरीदा था 150 रुपए में, ठीक है, अब उसको मुझे सेल ही, अगर स्मॉल साइज होगा तो मुझे उसको सेल ही उतने में करना पड़ेगा, 150 से थोड़ा अपना मार्जिन ऐड ऑन करके फिर मैं सेल कर दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू। अगर हम लोग सीरियल नंबर वाइज चले तो वहां पर भी सेम होता है। अगर कोई मोबाइल फोन है, उसका आपने सीरियल नंबर जो था उसको आपने 10,000 में खरीदा था, तो उसको मार्जिन ऐड ऑन करके फिर आप उसको मान लो 11,000 में आपने सेल कर दिया। अब ये क्या है कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि उस मोबाइल का क्या होगा कि हाँ, अगर वो मोबाइल, ऐसा तो होता नहीं कि वो चेंज हो जाएगा कि हाँ वो 15,000 का हो गया, 20,000 का हो गया, वो तो एमआरपी सीरियल नंबर वाइज उसका डिफाइन है, तो उसी में आपको करना पड़ता है। तो एमआरपी फिक्स हो गया ना मैम, कितना में इस चीज को पहले हाँ, कर सकते हैं? एग्जैक्टली exactly. ठीक है, जो एमआरपी, अगर आपने एमआरपी वाइज कोई आइटम लिया तो वो फिक्स होता है, बैच में भी बैच का रेट फिक्स होता है, यस साइज वाइज रेट फिक्स होते हैं, सीरियल नंबर वाइज रेट फिक्स होता है। यस। जहां पर आपका रेट फिक्स नहीं होगा या फिर जहां पर इन चीजों को मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप क्या करते हो, वहां पे नॉर्मल रखते हो। ओके। ये चीज समझ आई, वर्किंग स्टाइल? यस मैम। किसी को कोई डाउट? नो मैम। अच्छा, अभी मैं यहाँ पर अपना वर्किंग स्टाइल जो है मैं यहाँ पर सेकेंडरी रख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप लोगों को मैंने बताया हम लोग सीखेंगे इसमें। एक सेकंड, जो परमार जी के यहाँ से कनेक्टेड है, एक बार अपने आप को म्यूट कर लीजिए। परमार जी के यहाँ से जिन्होंने कनेक्ट किया है, ओके। अभी देखिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आप अपना वर्किंग स्टाइल यहाँ पर क्या रखोगे, सेकेंडरी। एक सेकंड रुकिए। ओके, अभी देखते हैं यहाँ पर आप अपना वर्किंग स्टाइल क्या रखोगे, सेकेंडरी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग सॉफ्टवेयर में क्या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीखेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी कर दिया ना, तो इन्वेंट्री का आपको सिर्फ इतना दिखेगा कि अच्छा आइटम ए है, ठीक है, इसके 100 पीसेज हैं, मतलब अगर इससे क्या आप मेंटेन कर पाओगे, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर मान लो आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, ठीक है, गारमेंट्स में अगर हम बात करें कि कोई भी एक एग्जांपल, जैसे मान लो टी शर्ट है, तो अगर आप इसको ऐसे रखना चाहते हो कि आपके पास टी शर्ट है 100 पीसेस, ठीक है, तब आप इसको क्या रखोगे, अपना नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी। अगर आप इसी चीज को ऐसे मेंटेन करना चाहते हो कि आपके पास टी शर्ट तो है, लेकिन यहीं पर स्मॉल साइज जो है वो है आपके पास 20 पीसेस, ठीक है, इसके अलावा जो इसका मीडियम साइज जो है वो है आपका मान लो 50 पीसेस, ठीक है, और जो लार्ज साइज जो है आपके पास वो है 30 पीसेस, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी टोटल 100 ही है, लेकिन ये आप क्या कर सकते हो, इसे डिवाइड कर सकते हो कि स्मॉल के कितने हैं, मीडियम के कितने हैं और लार्ज के कितने हैं। तो वहां पर आपका वर्किंग स्टाइल क्या चलता है, सेकेंडरी। क्लियर हुई ये चीज? यस मैम। अगर नॉर्मल रखोगे तो आप सिर्फ इसको ऐसे मेंटेन कर पाओगे, टी शर्ट 100 पीस, लेकिन अगर हम लोग गारमेंट्स की बात करें तो वहां पर तो बिना साइज के आप बिलिंग ही नहीं करते हो, मतलब साइज जो है उनका मैंडेटरी होता है। फार्मा में बैच नंबर आपका मैंडेटरी होता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो इनके लिए आपको वर्किंग स्टाइल आपका सेकेंडरी रखना होता है। अदरवाइज अगर कोई अदर ट्रेड है तो वहां पर एमआरपी डिफाइन होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो लैपटॉप है, ठीक है, अगर आपको ऐसे मेंटेन करना है कि लैपटॉप जो है आपके पास है 10 पीसेस, ठीक है, तो आप क्या रख सकते हो, अपना वर्किंग स्टाइल नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेंटेन करना है कि आपके पास लैपटॉप जो है वो ऐसे हैं, मतलब 10 पीसेस है, कितना है? 2 पीसेस हैं, हाँ 2 पीसेस है मान लो 25,000 वाले, ठीक। इसके अलावा लैपटॉप है आपके पास, सेम लैपटॉप ही है, और 8 पीसेस हैं आपके पास,
8 पीसेज हैं आपके पास, मान लो 35,000 वाले, तो ये आप कैसे मेंटेन, ये क्या कर दिया, ये एमआरपी वाइज मैंने मेंटेन कर लिया, मतलब 25,000 एमआरपी और 35,000। अगर मुझसे कोई पूछेगा मेरे पास अगर नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी होगा तब तो मैं लैपटॉप बताऊंगी कि हाँ, आपको जब आप इन्वेंट्री देखने जाओगे अपना तो आपको दिखाएगा कि लैपटॉप आपके पास 10 पीसेस हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप सेकेंडरी कर दोगे या वर्किंग स्टाइल सेकेंडरी रखोगे तो आप ये देख पाओगे किस एमआरपी का लैपटॉप है, कौन सा क्वांटिटी, कितने एमआरपी का कितनी क्वांटिटीज आपके पास अवेलेबल है, और जनरली आपका सेकेंडरी ही चलता है। मैंने आपको बता दिया नॉर्मल कहाँ चलता है, सर्विस सेक्टर में, यहाँ पे करंट रेट पर बिलिंग होगी, मतलब कल चाहे कितने में भी खरीदा हो, जितना करंट में चल रहा है उस रेट पे सेल करना है, तो वहां पर आप नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी रख सकते हो, अदरवाइज आपका सेकेंडरी होता है। आई होप समझ आ गया होगा ये सभी को अच्छे से, वर्किंग स्टाइल। कोई डाउट इसमें? नो डाउट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखो सिलेक्शन पर आते हैं। अब ये जो सिलेक्शन है और ये वर्किंग स्टाइल, ये दोनों आपस में रिलेटेड है, ठीक है। अगर नॉर्मल रखोगे ना यहाँ पे तो देखो आपका कर्सर मूव ही नहीं कर रहा सिलेक्शन पर, क्लियर। आपका कर्सर कब मूव करेगा सिलेक्शन पे, जब आप यहाँ पर अपना सेकेंडरी रखोगे वर्किंग स्टाइल, तभी आपसे पूछ रहा है सेल्फ फीफो मैनुअल। देखो इसका यूज क्या होता है, प्रैक्टिकल हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपने बताया कि आप अपने आइटम को साइज वाइज, बैच वाइज, सीरियल नंबर वाइज क्या करोगे, मेंटेन करोगे, तो आपसे पूछ रहा है कि बिलिंग के टाइम पे उसको सेलेक्ट कैसे करना चाहते हो। मतलब सेल्फ यानी जैसे कि यहाँ पर ये है, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि टी शर्ट जो है आपके पास इस साइज का अवेलेबल है, तो अगर आपने सेल्फ सेलेक्ट किया यहाँ पर तो क्या करेगा, जब भी आप सेल बिल बनाओगे ना तो आपको सॉफ्टवेयर बता देगा टी शर्ट आपके पास 100 पीसेज हैं, ठीक है, और ये भी बताएगा कि 20 स्मॉल के हैं, 50 मीडियम वाले हैं एंड 30 आपके लार्ज के हैं। जो सेल करना है वो आप क्या कर लो, सेल्फ सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो भी बैच या जो भी एमआरपी या जो भी साइज आपके पास अवेलेबल होगा वो सेल बिल के टाइम पे आपको सॉफ्टवेयर सेल्फ में शो कर देगा, बोलेगा कि आप क्या करो, खुद उसे सेलेक्ट कर लो। लेकिन अगर यहीं पर फीफो आप सेलेक्ट कर लोगे, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो बैच या जो साइज आपने पहले खरीदा होगा ना वो पहले सेल होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने ये 20 पीसेस वाला खरीदा, मान लो ये आपने 15 जून को खरीदा, ठीक है, ये वाला आपने खरीदा है मीडियम साइज वाला 5 अप्रैल को, ठीक है, और ये वाला आपने खरीदा है 10 जुलाई को। तो अब अगर आपने यहाँ पर फीफो सेलेक्ट कर रखा है तो सॉफ्टवेयर कौन सा वाला आइटम ऑटोमेटिक सेल कर देगा, मतलब कौन सा वाला साइज या कौन सा वाला बैच जो सबसे पहले खरीदा है, और सबसे पहले कौन सा खरीदा है, मीडियम वाला, अप्रैल, 5 अप्रैल वाला, तो ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर सेल कर देगा, ठीक है। ये मीडियम साइज वाला, क्योंकि 5 अप्रैल पहले आती है और जो आइटम पहले आया है वही पहले सेल होगा, वही पहले जीरो होगा, उसके बाद जो उसके बाद खरीदा होगा, यानी जो 5 अप्रैल वाला स्टॉक जीरो हो जाएगा तो 15 जून वाला, और जब ये जीरो हो जाएगा तो 10 जुलाई वाला। मतलब फीफो वाला आप ना नॉर्मल जैसे गारमेंट्स का ट्रेड है वहां तो आप यूज ही नहीं कर सकते। फीफो कहाँ यूज होगा, सिर्फ फार्मा में यूज होगा। अब क्यों यूज होगा, क्योंकि वहां पर चीजें एक्सपायरी डेट के साथ आती हैं। अगर मान लो कोई आइटम मैंने पहले खरीदा है, ठीक है, और वो मुझे पता है एक्सपायर होने वाला है तो वो जल्दी ही सेल हो जाए, तो वहां पर वो लोग फीफो लगा के चलते हैं कि जो पहले आया है वो पहले सेल हो। अदरवाइज वहां पे जहां पे आइटम जल्दी खराब होने वाले होते हैं वहां पर आप फीफो यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर हम गारमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर मान लो कस्टमर को चाहिए स्मॉल साइज और ऑटोमेटिक आपने यहाँ पे फीफो लगा रखा है, तो ऑटो क्या आ जाएगा वहां पर, मीडियम आ जाएगा, तो वो तो बिलिंग आपकी गलत हो जाएगी, राइट। तो उस वजह से आप जनरली या तो सेल्फ रखोगे या मैनुअल रखोगे। सेल्फ और मैनुअल एक है। मैनुअल का क्या मतलब होता है, हाँ जी, फीफो को तो हम स्टेशनरी वाला भी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसको हाँ, जनरली क्या होता है, नहीं ये इसमें क्या होगा कि डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड किस चीज का है, ठीक है। ये आपका वहां पर यूज, जैसे मैंने फार्मा का बताया एग्जांपल दिया, या फिर कोई ऐसी चीज है जहां पर आपको जल्दी सेल करना है, स्टॉक जो है आपको आउट करना है, मतलब जो पुराना वाला स्टॉक है वो खत्म करना चाहते हो आप, तो वहां पर आप फीफो लगा सकते हो, सिंपल। मॉल में भी फीफो लगा सकते हैं, मॉल में।
नहीं नहीं, वहां पर आपका क्या होता है, जनरली सेल्फ या मैनुअल चलेगा। ठीक है। फीफो आप जैसे कि मान लो स्टॉक एंड होने वाला है, ठीक है, और आप चाहते हो कि हाँ जितना पुराना वाला स्टॉक है वो पहले सेल कर दे, तो वहां पर आप फीफो लगा सकते हो। इससे आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि अब अगर मुझे लग रहा है कि हाँ सेल्फ करना है तो मैं सेल्फ कर सकती हूँ, मुझे लग रहा है अभी मुझे फीफो करने की जरूरत है तो मैं फीफो कर सकती हूँ, अगर मैं चाहती हूँ मैनुअल करना चाहती हूँ तो मैं मैनुअल कर सकती हूँ। मतलब बिलिंग के टाइम पर ही आप इसे चेंज कर सकते हो। डेली नीड्स में जाएगा ना फीफो भी, डेली नीड्स में भी जा सकते हैं ना, किस चीज से? डेली नीड्स में, डेली? डेली नीड्स, नहीं, मुझे समझ नहीं आया, ये क्या कह रहे हैं आप? डेली नीड्स में। हाँ, डेली की जो यूनिट्स हैं उसी से जाएगा, ये पूछ रहे डेली हैं आप? नीड्स बोला, डेली नीड्स जहाँ वो रहते हैं ना अपने खाने पीने का सामान। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली, वहां वहां पर आपका चलता है फीफो। ठीक है। अभी अभी देखते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया कि मेरा जो Excuse me, सेल्फ फेस्ट। हाँ जी। मैम अगर क्रॉकरी का बिजनेस हो तो वो किस में आएगा? ग्रोसरी का ट्रेड है। क्रॉकरी क्रॉकरी किस चीज का? क्रॉकरी का मैम, क्रॉकरी का। क्रॉकरी, अच्छा क्रॉकरी का है। हाँ, तो उसके लिए आप अपना वर्किंग स्टाइल जो सिलेक्शन है वो आप सेल्फ ही रखोगे। ठीक है, सेल्फ या मैनुअल। जनरली देखो, ओके अगर मैम। मैं एक लार्ज बेस की बात करूं, आपका देखो ये यूज होता है सेल्फ और मैनुअल। फीफो जो होता है ना, ये आप कभी कभी लाइक लगा सकते हो कि हाँ मुझे अब अपना पुराना स्टॉक मैं सेल करना चाहती हूँ, जो नया स्टॉक है वो अभी रुक जाए, पहले जो पुराना वाला है वो सेल हो, तो वहां पर आप फीफो रख सकते हो बस। और इससे आप हेलो बिलिंग के टाइम पे चेंज कर सकते हो। हाँ जी। हेलो, कॉकरी क्या चीज होता है, कॉकरी? क्रॉकरी जैसे आपके लाइक जो कांच की जो कटोरिया वगैरह होती है ना, उसका ट्रेड होता है। ठीक है। अच्छा अच्छा। अब यहाँ पे, अब आप आते हो अपनी कंपनी का, आपको जीएसटी नंबर डालना है। ठीक है, कि कंपनी का अब रजिस्ट्रेशन अगर आपने ले रखा है जीएसटी में, तो आप अपनी कंपनी का, अपनी फर्म का जीएसटी नंबर डालोगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कब मैंडेटरी हो जाता है, बताइए। 40 लाख से एबव उसका इनकम होता है। इनकम नहीं, उसका टर्नओवर, उसकी सेल। यस। ठीक। ठीक है। अगर कोई भी बिजनेसमैन है, ठीक है, जिसका टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, और टर्नओवर का मतलब एनुअल टर्नओवर यानी कि साल की, कभी भी अगर टर्नओवर की बात हो रही है तो वो हमेशा टर्नओवर जो आपकी कंसीडर की जाती है पूरे साल की टर्नओवर मान जाती है, कि अगर कभी भी उसके साल की टर्नओवर अगर 40 लाख से ज्यादा हो गई तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना उसका क्या हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। अनिवार्य होता है। हाँ, मतलब उसे लेना पड़ता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें, अगर मैं चाहूँ कि हाँ मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहती हूँ, तो मैं इजिली ले सकती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका नया बिजनेस है, आपकी टर्नओवर 40 लाख तक नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। इसके बाद तो कंपलसरी है, अगर इससे कम है तो वो आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, मतलब आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपकी दो चीजें होती हैं। तो अगर मान लो मैंने अभी ये नया बिजनेस स्टार्ट किया है, क्या मैं नए बिजनेस को अपना रजिस्टर नहीं करवा सकती जीएसटी में? उसके लिए जरूरी है 40 लाख टर्नओवर? नहीं। इसके बाद तो आपका मैंडेटरी हो जाएगा, लेकिन अगर टर्नओवर 0 है या कम है तब भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। जब आप रजिस्ट्रेशन लोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, गवर्नमेंट से एक जीएसटी नंबर मिलता है। ठीक है, जिसको आप अपने बिल पर आपको क्या करना होता है, प्रिंट कराना होता है, और उसके बिहाफ पर आप कस्टमर से, अपनी पार्टी से, जिसको भी आप सेल करोगे, टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो जीएसटी नंबर कितने डिजिट्स का होता है टोटल? कितने डिजिट्स का होता है टोटल? 15 डिजिट्स का होता है आपका जीएसटी नंबर। जो पहले आपके दो होते हैं वो आपके स्टेट कोड होते हैं। मतलब थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप जीएसटी नंबर देखो तो आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ये जीएसटी नंबर है। 15 डिजिट्स का होता है, पहले दो आपके स्टेट कोड होते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली है तो 07, किसी और स्टेट में है तो फिर वो आप उसका स्टेट का कोड होगा, जिस भी स्टेट में वो बिजनेस रजिस्टर्ड है। अगर मैंने दिल्ली में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो दिल्ली का स्टेट कोड होगा। अगर मैंने अपने बिजनेस का राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो फिर वो स्पेसिफिक स्टेट का कोड आएगा। अच्छा, इसलिए नेक्स्ट जो आप,
हाँ जी, जिस भी स्टेट से मतलब बिलोंग करते हो उस स्टेट का कोड डालना होगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं बिलोंग करते हो, आपने रजिस्टर्ड, आपका बिजनेस कहाँ पर है। जैसे मान लो कि मैंने अपना बिजनेस जो है, मैं रहती दिल्ली में हूँ लेकिन मैंने अपना बिजनेस जो सेटअप किया है वो छत्तीसगढ़ में किया है, तो छत्तीसगढ़ का स्टेट कोड आएगा। ओके सिंपल, मतलब जहाँ पे बिजनेस आपका रजिस्टर्ड है ओके जिस स्टेट में। नेक्स्ट जो 10 होगा वो आपका पैन कार्ड नंबर होता है। यस ठीक है, पैन कार्ड नंबर आता है। पैन कार्ड नंबर जो होता है वो इस टाइप का होता है। उसमें जो होते हैं, सॉरी, 5 अल्फाबेट्स होते हैं, 4 आपके नंबर होते हैं नंबर होते हैं, और एक आपका अल्फाबेट होता है। एक अल्फाबेट। ठीक है, यस मैम। इसके अलावा आपके देखो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। 10 पैन कार्ड नंबर और 2 आपका स्टेट कोड, तो 12 हो गई। जो 13th डिजिट होती है आपकी, 13th डिजिट होती है आपकी एंटिटी कोड। एंटिटी कोड का क्या मतलब होता है? ठीक है, नंबर है। एंटिटी कोड का मतलब होता है कि आपके इस पैन कार्ड पे कितने बिजनेस चल रहे हैं, मतलब आपके ऑल ओवर इंडिया में या फिर एक स्टेट में कितने बिजनेस हैं, वो आपका होता है। जैसे मान लो ये क्लास एंड टेस्ट अगर मेरी एक ही ब्रांच है या मेरी एक ही कंपनी है, तो एंटिटी कोड क्या हो जाएगा? 1। अगर मान लो एक मेरी चल गई, मैंने सोचा चलो एक और ओपन कर लेते हैं, तो वहां पर एंटिटी कोड हो जाएगा मेरा 2। तो आप जीएसटी ये नंबर तो एक ही 13 रहेगा डिजिट ना? देख के, हाँ जी, जीएसटी नंबर तो एक ही रहेगा ना? जीएसटी नंबर एक ही रहेगा, बस एंटिटी कोड चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरा फार्मा का काम था, एक मैंने ओपन किया था, फिर मुझे लगा कि चलो एक दूसरा भी मैंने खोल दिया, तो जीएसटी नंबर का एंटिटी कोड मेरा 2 हो जाएगा। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन तो उसका आप करवाओगे, लेकिन सेम पैन कार्ड नंबर पे बस एंटिटी कोड चेंज होगा आपका, एक की जगह वो 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर चौथा होगा तो 4 हो जाएगा। तो आप 13th डिजिट देख के ये आप पता लगा सकते हो कि किसी लाइक कोई भी अगर फर्म है उसके कितने बिजनेस चल रहे हैं। हाँ जी, मैम अगर हमारे 10 ब्रांच हो गए तो? अगर आपके 10 ब्रांचेस हो जाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो 14th डिजिट होती है ना, जी मैम। 14th डिजिट आपकी क्या होती है? बाय डिफॉल्ट जेड होती है। ठीक है, ये क्या होता है? बाय डिफॉल्ट जेड होता है। जेड होता है। तो तो इसको मतलब ये रिमूव हट करके, जाएगा। हाँ, ठीक है। यस मैम यस। इसके अलावा 15th डिजिट क्या होती है आपका? ये कोई चेकसम कोड होता है। ठीक है, होता क्या है इसका मतलब, इसको बोलते हैं हम लोग चेकसम कोड या फिर कैरेक्टर। मतलब ये कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। इसका यूज क्या होता है? जब आप जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग करते हो ना, उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि मैंने नवीन से कोई आइटम परचेज किया है, तो मेरे लिए परचेज है, नवीन के लिए वो चीज सेल्स होगी। तो क्या होता है कि जब नवीन अपनी R1 फाइल करेंगे, तो मेरे पैनल पर ऑटोमेटिक जितनी मैंने परचेज की होती है ना, उसकी एंट्री या उसका डेटा आ जाता है। तो वो किससे आता है? वो चेकसम कोड के बिहाफ पे ही आता है। ठीक है, तो ये आप लोग, जब हम लोग जीएसटी रिटर्न डिस्कस करेंगे, वो तब आपको पता होना चाहिए। जस्ट आप ये अभी याद रख लो कि हाँ, चेकसम कोड होता है, कोई एक नंबर होता है जो रिटर्न्स के लिए यूज होता है, जब जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करते हैं तो ये होता है। अब अगर कोई एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाऊं, तो फर्स्ट 2 आपके स्टेट कोड हो गए, नेक्स्ट 10 आपका पैन कार्ड नंबर हो गया। इस तरीके से एंटिटी कोड हो जाएगा एक। जैसे भी पूछा 10 या 11 ब्रांच हो जाती है, तो फिर वो इस तरीके से हो जाता है, जेड जो है हट जाता है और लास्ट में एक चेकसम कोड आ जाता है। सिंपल। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जेड एंड लास्ट में कोई भी चेकसम कोड, ये अल्फाबेट भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। चेक सम ठीक है। जो मैम जो चेक सम जो लिखे हैं हम्म। उसका एग्जांपल थोड़ा दिखाइए तो। देखिए, ये इसका कोई जैसे एग्जाम्पल नहीं है, ये कोई भी नंबर या कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। ए से लेके जेड के बीच का कोई भी अल्फाबेट हो सकता है और कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका यूज क्या होता है? जब रिटर्न्स फाइलिंग करते हैं हम लोग, टैक्स वगैरह की, जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग करते हैं, तो उससे रिलेटेड होता है, ये वहां पर इसका यूज होता है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये जो भी आपको जीएसटी नंबर मिला होगा इस टाइप का गवर्नमेंट की तरफ से, उसे आप अपना यहाँ पर डाल दोगे। ठीक है, एंटर करोगे। इसकी अगर एक्सपायरी डेट है तो वो आप एंटर करोगे। ठीक है, वैट अभी एप्लीकेबल नहीं है। देखो, जीएसटी से पहले टैक्स जो लगता था वो होता था वैट, अभी आपका वैट नहीं लगता, तो आप इसे ब्लैंक रखोगे। डीएल नंबर होता है आपका ड्रग लाइसेंस नंबर, अगर फार्मा का ट्रेड है तो चाहिए होता है। अगर फार्मा का ट्रेड नहीं है
तो इसकी आपको जरूरत नहीं होती। ठीक है, एंटर करके इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। मैंने अभी देखो फार्मा यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया अपना बिजनेस टाइप, तो मैं नहीं एंटर करूंगी डीएल नंबर। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर आप यहाँ पर अपना, अगर मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेड है, जैसे लेट्स सपोज मेरा स्मॉल स्केल पे मैं मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, कोई भी आइटम मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो उस केस में भी आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए भी लाइसेंस लेना होता है, तो वो आप यहाँ पर enter करते हैं। हाँ जी, कह रहे हैं कि जैसे कि डीएल नंबर जो है, अगर मेरा ऑटोमोबाइल का मैंने कोई ट्रेड है तो हम ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं ना? नहीं 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 नहीं, डीएल नंबर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रग लाइसेंस होता है और फार्मा में ही यूज होता है। ओके मैम। इसके अलावा आप इसका कोई यूज नहीं है। अगर फार्मा का ट्रेड नहीं है तो आप इसे नहीं डालोगे यहाँ पर। ठीक है, एलएसटी नंबर अभी आपका लोकल सेल्स टैक्स नंबर, ये पहले चलता था, मतलब जीएसटी के पहले वैट का ही ये सिनेरियो है। सर्विस टैक्स नंबर पहले यूज होता था, अगर सर्विस का ट्रेड होता तो आपको डालना होता था, बट अभी ये सब यूज ही नहीं होते हैं। इन्हें आप डिलीट भी कर सकते हो, जैसे वैट, देखो आपका कर्सर वैट नंबर पे गया, डिलीट की प्रेस कर दो, यहाँ पर भी डिलीट की प्रेस कर दो, डिलीट हो जाएगा ये। मतलब आप जो अननेसेसरी फील्ड है यहाँ पर, इसे आप डिलीट कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर जैसे आपका फूड का ट्रेड नहीं है तो आप इसे रिमूव कर दोगे। ठीक है, jurisdiction, डिलीट की से आप इसको डिलीट कर सकते हो। अब ज्यूरिसडिक्शन पे आते हैं। ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है कि अल्टीमेटली आपकी जो कंपनी है जिस स्टेट में होती है ना, वही आपकी ज्यूरिसडिक्शन मानी जाती है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि अल्टीमेटली कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो किस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आके रिजॉल्व होगा। ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि अल्टीमेटली जो कोर्ट है उसका, ठीक है, वो कहाँ पर है। आपने देखा होगा बिल पर एक लास्ट में नीचे लाइन लिखी होती है, टर्म्स एंड कंडीशन में एक लाइन लिखी होती है कि जो भी आइटम सेल हुआ है वो वापस नहीं होगा, ठीक है, या फिर 10 दिन के अंदर वापस होगा, 1 हफ्ते में वापस होगा। और उसमें एक और लाइन लिखी रहती है कि ऑल द डिस्प्यूट्स एंड जो भी इश्यूज हैं विल बी रिजॉल्व इन दिल्ली ज्यूरिसडिक्शन। या फिर मान लो अगर मेरे छत्तीसगढ़ में कंपनी है तो जो है छत्तीसगढ़ ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, बिहार में है या पटना में है तो ऑल द इश्यूज एंड डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व इन पटना ज्यूरिसडिक्शन। तो वो होता है आपका, सिर्फ वो टर्म्स एंड कंडीशन में प्रिंट होने के लिए यूज होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप दिल्ली ही मेंशन कर दोगे कि हाँ मेरी जो ज्यूरिसडिक्शन है, अगर कंपनी दिल्ली में है तो उसका जो कोर्ट है वो भी दिल्ली में ही होगा। ठीक है, तो सिंपल आप अस्थायी रूप से मैंने कर चुके हैं वहाँ का हम डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, कंपनी रजिस्टर्ड, कॉम्पोजिशन अनरजिस्टर्ड। अब देखो कंपनी का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्टर्ड, कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अनरजिस्टर्ड। अगर क्या होता है, एक कॉम्पोजिशन जो होती है ना, एक स्कीम होती है जीएसटी के अंदर ही, अगर आपने उस स्कीम के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो कॉम्पोजिशन। हम लोग कॉम्पोजिशन के बारे में जीएसटी में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो करेंगे सिर्फ रजिस्टर्ड की बात करते हैं कि अगर आपने एज अ रजिस्टर्ड अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया है तो क्या आपका कैसे आप सेलेक्ट करते हो। तो अभी आपने अपना जीएसटी नंबर एंटर करना है और रजिस्टर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना है। कॉम्पोजिशन क्या होता है, इनका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन ये एक स्कीम होती है, अलग से जीएसटी के अंदर आता है। ठीक है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एंड अनरजिस्टर्ड का क्या मतलब है, जिनके पास अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो वो यहाँ पर अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि आप प्रोडक्ट वाइज टैक्स स्ट्रक्चर लेना चाहते हो या बिल वाइज। मतलब प्रोडक्ट वाइज का क्या मतलब होता है, अगर मान लो आपके सिंगल सिंगल आइटम पे अलग अलग टैक्स लगता है तो प्रोडक्ट वाइज टैक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बिल वाइज टैक्स स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, अगर पूरे बिल पर आपका सिमिलर टैक्स लगता है तो फिर वो आपका क्या रहता है, बिल वाइज टैक्स स्ट्रक्चर होता है। मतलब एक एग्जांपल की बात करते हो, जैसे मान लो मेरा ट्रेडिंग का वर्क है, ठीक है, कोई आइटम है जिसपे 5% टैक्स लग रहा है, कोई आइटम है जिसपे 12% टैक्स लग रहा है, कोई आइटम है जिसपे 18% टैक्स लग रहा है, राइट। तो वो वहां पर मेरा टैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा, डिपेंड करेगा प्रोडक्ट पर कि प्रोडक्ट क्या है, या फिर डिपेंड करेगा उस आइटम के HSN कोड पर। अगर बिल वाइज की बात करूं, बिल वाइज का मतलब होता है कि एक बिल में अगर 10 आइटम सेल किए हैं तो 10 के 10 पर 5% टैक्स लग रहा है, मतलब टैक्स रेट कॉमन है, सेम है। कोड क्या होता है? HSN कोड होता है वो आपका जो आइटम है, ठीक है, वो सारे के सारे जीएसटी के अंदर HSN कोड में क्लासिफाइड है। इसका फुल ठीक फॉर्म है, क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ओके।
ठीक ठीक है, मतलब सिंपल कि जितने भी आपके, ऐसा नहीं बताया गया है, मतलब गवर्नमेंट ने ये डिफाइन नहीं किया है कि अच्छा लाइक मोबाइल है तो इस पे 18% टैक्स लगेगा, ठीक है, या फिर ये वाली मेडिसिन है पैरासीटामोल है तो इस पे 5% टैक्स लगेगा। ऐसे डिफाइन नहीं कर रखा उन्होंने, एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप का एक एचएसएन कोड बता दिया है और बता दिया कि अगर ये एचएसएन कोड है तो ये % टैक्स लगेगा। ठीक है, यस इस तरीके से। हाँ जी, कोई डाउट पूछ रहे हैं क्या आप मुझसे? ठीक है, अभी देखो यहाँ पर आते हैं टैक्स स्ट्रक्चर। आप प्रोडक्ट यानी अलग अलग है तो प्रोडक्ट वाइज रखोगे, अगर टैक्स स्ट्रक्चर कॉमन है, एक है, तो बिल वाइज रखोगे। अब देखो कभी भी टैक्स स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका सेम नहीं होता, मतलब बिल वाइज जब से जीएसटी आपका आया है या फिर जब से आइटम एचएसएन कोड में क्लासिफाइड हुए ना, बिल वाइज आपका यूज नहीं होता। क्या यूज होता है? प्रोडक्ट वाइज ही यूज होता है। ठीक है, ये चीज समझ आई? यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट देखो वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब होता है कि आप कैलकुलेशन, किस चीज की? आपके स्टॉक की कैलकुलेशन। देखो स्टॉक को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, या तो लास्ट परचेज, एवरेज रेट और सेल्फ फीडिंग। मतलब किस रेट पर या कैसे आप अपने स्टॉक को वैल्यू निकालना चाहते हो, स्टॉक की कैलकुलेशन करना चाहते हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि मेरे पास ये है 30 पीसेस लार्ज साइज हैं, ठीक है, और किस रेट में मैंने बता दिया, ये 200 रुपए के हैं या 300 रुपए के हैं। ठीक है, मतलब पर जो पीस है इसका लार्ज साइज का वो कितना है, 300 का है। अब अगर मुझसे कोई पूछेगा अच्छा आपके पास टोटल अमाउंट में लार्ज साइज कितना अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगी, 300 इंटू में 30 ऐसे कर दूंगी और बता दूंगी मेरे पास कितने का स्टॉक अवेलेबल है। बता दूंगी मेरे पास 9,000 का स्टॉक अवेलेबल है। एक सेकंड रुकिए, मैं क्या बता दूंगी कि मेरे पास 9,000 का स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो मैंने वैल्यू निकाली, इसको कैलकुलेट करने के कई तरीके होते हैं। ये जो मैंने स्टॉक की वैल्यू निकाली, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या आप लास्ट परचेज से कैलकुलेट कराना चाहते हो, एवरेज रेट से, या सेल्फ फीड करके करवाना चाहते हो। तो अभी आप यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो